और इसी के साथ स्वागत करना चाहेंगे शो में सुनील सुब्रमण्यम जी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझेंगे ढेर सारे एरियाज और पॉकेट्स जो कि फिलहाल उनको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मार्केट में। पर सुनील सर, आपसे आपके पास आए उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज एक बड़ा दिन साबित हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एजीआर मामले में राहत की खबर से वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार तेजी तो देखने को मिली, पर हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी आई है। क्या है ये पूरी खबर, क्या है इसकी पूरी जानकारी? सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो कि हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या कुछ खबरें आई हैं आज वोडाफोन आइडिया को लेकर? जी बिल्कुल, वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका, ये अपील दायर करी थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अतिरिक्त एजीआर ड्यूज की डिमांड रखी है वो उसको क्वैश किया जाए, उसको रद्द किया जाए, और जो अमाउंट है वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए उसका रीअसेसमेंट किया जाए। इसको लेकर के कई बार सुनवाई हुई, सुनवाई टली, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ये याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि मामला केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की छूट दी है कि वो आगे चल करके अगर कोई राहत पैकेज देना चाहती है, अगर कोई पॉलिसी सपोर्ट देना चाहती है, वो करने के लिए उसको पूरी तरीके से सरकार पर डाल दिया है। यानी कि इससे उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि संभवतः सरकार आने वाले दिनों में, महीनों में टेलीकॉम कंपनी के लिए, विशेषकर वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जो इस कंपनी को बनाए रखने के लिए, उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एजीआर ड्यूज हैं वोडाफोन आइडिया पर, और अपनी अपील में वोडाफोन आइडिया ने साफ तौर पे कहा है कि ना सिर्फ ये जो एडिशनल एजीआर ड्यूज का डिमांड है ये तर्कसंगत नहीं है, इसको क्रैश किया जाना चाहिए, लेकिन अपील में इस बात का भी जिक्र किया कि जो राशि लगातार जिसकी डिमांड की जा रही है, अगर उसको देना पड़ जाता है वोडाफोन आइडिया को तो उसका भविष्य खतरे में है, उसकी सस्टेनेबिलिटी खतरे में है। लिहाजा जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो पूरी परिस्थिति से वाकिफ हैं। जाहिर बात है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 49% है। वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है 20 करोड़ ग्राहकों से ज्यादा है, तो इन सब बातों से सरकार वाकिफ है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार आने वाले दिनों में अगला कदम उठा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पहलुओं पर गौर करते हुए जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए ये ऑर्डर किया कि जो भी फैसला है वो अब केंद्र सरकार को लेना, और वो इसके लिए पूरी तरीके से उसको छूट दी जाती है। तो ये जो छूट की बात है, या ये कहें कि ये जो स्वतंत्रता अब केंद्र सरकार को दी है, ये अपने आप में वोडाफोन के रिवाइवल के लिए काफी उम्मीदें बढ़ाती है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि वोडाफोन में इस वक्त एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूरी बॉल जो है डाल दी है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में, और उनको बोला है कि इस पे कोई निर्णय ले। बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ शो में सुनील सुब्रमण्यम जी भी हैं। सुनील जी, आप क्या टिप्पणी रखते हैं ये आज के फैसले पर? क्योंकि सरकार का देखिए अब 49% हिस्सेदारी लगभग जो है सरकार की ही है वोडाफोन आइडिया में, तो अगर कोई पॉलिसी में बदलाव होता है तो ना ही सिर्फ वो वोडाफोन के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बल्कि अन्य टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए भी वो उतना ही पॉजिटिव हो सकता है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पॉलिसी फ्रंट, और इस डिसीजन के क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए, टेलीकॉम खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हिस्सा है, और देश में जितनी मोबाइल की पेनिट्रेशन और डेटा यूसेज बढ़ रही है तो खाली दो प्लेयर के साथ होना अच्छा नहीं है। एक मोनोपोली सा सिचुएशन बन जाता है और एक कंपटीशन को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये तीसरी कंपनी को सपोर्ट दिया ताकि मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ जाए। जैसे आपने कहा, इस चीज से ओवरऑल पेनिट्रेशन की एक अच्छी खबर आ सकती है आगे, और सभी कंपनियों के लिए अच्छी बात है। वो मानता हूं मैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टेलीकॉम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस खास चीज में पेनिट्रेशन में आई थिंक डेटा यूसेज में हमने चीन को ओवरटेक करके चाइना, यूएस के भी बराबरी में आ गए हैं। तो नेचुरली इसमें फोकस गवर्नमेंट का है, और हमारी फ्यूचर जो भी ग्रोथ है, ऑल्टरनेटिव एआई में जो भी जरूरतें पड़ेगी डेटा की यूसेज के लिए, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली तरह से इस सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश की है, तो वह अच्छी खबर है टेलीकॉम ओवरऑल स्पेस के लिए।
बिल्कुल देखिए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है। देखते हैं कि सरकार का कदम क्या होता है। सरकार क्या कंपनी को मॉरेटोरियम देगी ड्यूज को चुकाने के लिए, या फिर जो एजीआर के बकाए हैं उनको माफ करेगी। अगर वो माफ करती है तो फिर बाकी कंपनीज के ऊपर अगर कुछ ड्यूज होता है भविष्य में तो वो भी फिर सरकार के सामने आएंगे कि नहीं, फिर हमें भी माफी चाहिए। तो थोड़ा पेचीदा मामला जरूर है और सरकार इसमें मतलब दोनों तरफ से पार्टी है, एक तरफ से वो रेगुलेटर भी है, एक तरफ से इन्वेस्टर भी है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है, बट फिलहाल ये रहा जरूर है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि नहीं ठीक है, सरकार इस पर जो भी डिसाइड करे हम उसमें दखल नहीं देंगे, हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। 10 रुपए का भाव वोडाफोन आइडिया का 4.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए 2:42 हो गया, अब तो वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या स्ट्रेटजी होगी ऑप्शंस की? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आज के लिए जो ऑप्शंस में एक स्टॉक निकल के आए हैं वो है जिंदल स्टील। बिकॉज जिंदल स्टील में अगर हम देखें तो कैश सेगमेंट में भी काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, एंड जितना डेरिवेटिव डेटा है उसमें भी रोल ओवर्स काफी अच्छे टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहे हैं। सो मोमेंटम में है काउंटर। जिंदल स्टील के नवंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में 1050 का स्ट्राइक खरीदने की राय है, कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है 28-29 रुपीज के आसपास। 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 46 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। सो मैक्सिमम रिस्क जो है पूरे ट्रेड सेटअप को लेकर के वो नियर अबाउट 5000 का रहेगा, एंड प्रॉफिट अचीव होने पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो नियरली 11,250 के देखने को मिल सकते हैं। ये राय जेएसपीएल के शेयर पर, और हम देखा था कि पिछले 4-5 सत्र से ना एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो हार्डली 2 रुपए 3 रुपए के रेंज में ही आपको दिखाई देगी। आज बढ़िया इसमें मोमेंटम बना है और 1030 रुपए के ऊपर शेयर गया है, 2.5% के आसपास की तेजी। और इसके साथ साथ हम बाकी भी मेटल शेयरों में देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स में ठीक ठाक तेजी बनी है। शुक्रवार का दिन था, हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम वाले कॉपर वाले शेयर चल रहे थे, आज स्टील वाले शेयरों में थोड़ी सी लीडरशिप आपको दिखाई देगी। और जेएसपीएल चुना है ओशो जी ने अपने ऑप्शंस की स्ट्रेटजी के लिए। 1050 वाली कॉल मिलेगी आपको 28 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य 46, स्टॉप लॉस 20 रुपए का, अधिकतम मुनाफा है 11,250। और अगर नुकसान होता है, अगर दाव अगर आपका उल्टा पड़ जाता है तो अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 5,000 रुपए प्रति लॉट के हिसाब से। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। बस छोटा सा इंतजार आपको हम कराएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीधे आपसे आपकी ट्रेडिंग रणनीति लेंगे। दर्शकों से गुजारिश है कहीं जाएंगे नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और बाजार में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी फिलहाल बेहतर आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसे ही लेकिन बेहतर है। 1474 शेयर हैं तेजी वाले, और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उनकी संख्या है 1418। लेकिन वोडाफोन आइडिया समेत आज हम देख रहे हैं कि तमाम टेलीकॉम वाले शेयर चल रहे हैं, भारती एयरटेल, और अगर आप रिलायंस को टेलीकॉम कंपनी मानना चाहें तो उसमें भी आपको तेजी दिखाई देगी। और वोडाफोन आइडिया में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आज के सत्र में वॉल्यूम बड़े गजब के हैं, और इसलिए लोअर लेवल से बार बार हम देख रहे हैं कि ये शेयर ऊपर भी आ रहा है। 372 करोड़ शेयरों के सौदे अब तक हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया में। ये है आज वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम्स जो है करीब 14 महीने के हाईज पर हैं वोडाफोन आइडिया के। इंडस टावर का शेयर भी चल रहा है 3% ऊपर है। श्रीकांत जी, आप अपने जरा स्टॉक्स बता दीजिए, और अगर आपकी कोई राय हो वोडाफोन आइडिया को लेकर तो वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि पहली बार नहीं है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई सकारात्मक खबर आई है और ये शेयर चल रहा है। हमने तो 18 रुपए के भाव भी देखे हैं। सरकार तो 10 रुपए वाले निवेशक है, लेकिन 18 रुपए वाले बहुत सारे लोग होंगे। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी में धंधे पे ही चलेगी। जरा बताइए सर कि कैसा लग रहा है आपको शेयर, इसका चार्ट कैसा लग रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, तो देखिए वैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इंक्वायरी काफी है, और फंडामेंटली तो देखिए सब न्यूज फ्लो के ऊपर डिपेंड है कि न्यूज फ्लो कैसे स्पैन आउट होता है, उसी के ऊपर ये स्टॉक चलेगा। लेकिन अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर देखें तो इसमें एक टेक्निकल फॉर्मेशन ऐसा बना था कि जिसके बेसिस पे 11-11.25 रुपए तक के रेट्स आ सकते थे, जो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें एक रिट्रेसमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो प्रीवियस जो फॉल था उसका एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलेगा, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 16 रुपए तक भी जा सकता है।
तो यहां पे शायद थोड़ा सा वक्त निकाले स्टॉक 10:30 के करीब, क्योंकि एक ब्रेकआउट पॉइंट था ये। अब यहां पे थोड़ा वक्त निकालने के बाद मुझे लगता है ग्रेजुअली 15 से 16 रुपए तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो बने रहे, ऐसी मेरी राय है बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स। स्टॉक्स की बात करें जो आज के लिए अच्छे लग रहे हैं, तो आज पीएसयू बैंक्स में हमने अच्छा खासा एक मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखा है। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ये हमें अच्छा लग रहा है, जो 270-72 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 280-285 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 264 का। यहां पे भी एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना है और उसका ब्रेकआउट नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो मुझे अच्छा लग रहा है वो स्टॉक सीडीएसएल है। आज कुछ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी है, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सीडीएसएल ये हमें अच्छा लग रहा है, जो 1630 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1670 1675 के बाद एक बार शायद 1720-25 तक के भी लेवल से दिखा सकता है। काफी अच्छे मोमेंटम में है और काफी अच्छे ब्रेकआउट में भी बना हुआ है ये स्टॉक। तो करंट लेवल से सीडीएसएल को भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखे क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है। 1580 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से सीडीएसएल को खरीदे। ठीक है, सीडीएसएल को भी खरीदने की सलाह है। 2.5% ऊपर फिलहाल आपको ये शेयर दिखाई देगा। टारगेट 1670 1725 का, और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो है 1580 रुपए का सीडीएसएल के लिए टारगेट स्टॉप लॉस। जो भी बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे प्रोड्यूसर साहब, फटाफट उसको ऑन एयर कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 285 के टारगेट, 264 रुपए का स्टॉप लॉस। आज एसबीआई, बीओबी, पीएनबी जो कि बड़े बैंक हैं सरकारी बैंकों में, आज आप वहां पर चौतरफा तेजी का माहौल देखेंगे। प्राइवेट बैंकों में भी हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक थोड़े छोटे साइज का बैंक है, लेकिन वहां पर लगातार अच्छा एक्शन है। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के शेयर से भी सपोर्ट आज के सत्र में बाजार को अच्छा मिला हुआ है। अविनाश जी, एक बार राय आपसे रियल एस्टेट कंपनीज को लेकर भी चाहिए। रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि अच्छी चीज ये है कि ब्याज दरें घटी तो थोड़ा मोमेंटम लौटा रियल एस्टेट में, और लेकिन दिक्कत ये कि ऊपरी स्तरों पर बार बार प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, और ऐसी भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पास इन्वेंट्री काफी ज्यादा है। आप जरा बताइए सर कि क्या स्टडी है आपकी रियल एस्टेट को लेकर, और कोई अगर फेवरेट कंपनी अगर आपकी है, एक या दो, उसका भी नाम लीजिए सर टारगेट के साथ। नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि आपको सिलेक्टिव रहना है रियल एस्टेट मार्केट में। देखिए, एक इंटरेस्ट कट रेट का बेनिफिट तो सारे रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा, लेकिन जिनके पास ऑप्टिमम इन्वेंट्री है और ओवर स्ट्रेच इन्वेंट्री नहीं है, इन्हीं के लिए अच्छी बात है। बट ओवरऑल जो इन्वेंट्री का सेल हो रहा है, मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर में रीजनेबली अच्छा ग्रोथ था, सेकंड क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ज्यादातर रियल एस्टेट के जो बड़े टाइम फ्रेम और अच्छे टाइम माने जाते हैं वो सेकंड हाफ होता है। तो अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च में हमको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो बड़े मेट्रोज में काम करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, दिल्ली हो गया, उसके बाद साउथ हो गया। तो मैं देख रहा था कि काफी कंपनियां जिन्होंने रियल एस्टेट के इनिशियल जो इनकी बिजनेस कमेंट्री दी है, वहां पे तो डेफिनेटली नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट ब्रिगेड प्रॉपर्टीज का भी एक अच्छा नंबर आया है। प्लस अगर आप अनंत राज की बात करें तो वहां पे भी इन्वेंट्री काफी अच्छी तरह से बिक रही है। बड़े प्लेयर्स में मुझे लगता है कि लोड़ा जो बॉम्बे में काम करता है, उसके बाद ओबेरवेलिटी है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और हो सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लिए ये स्टॉक्स ना चले, बट अगर आपका नजरिया 6-12 मंथ्स है तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट कट का बेनिफिट जरूर आएगा। नंबर्स में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन इस सेक्टर में हो रहा है। बट ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है जिससे कि सेल में कोई आफत आ गए या कोई नेगेटिव सरप्राइज से सेल में रुकावट हो। अभी भी लोग रियल एस्टेट को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव एसेट मानते हैं, और जिस प्रकार से पैसा इक्विटी में नहीं हो गया लेकिन गोल्ड सिल्वर में हो गया, तो काफी लोग थोड़ा एसेट स्विचिंग भी करेंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर आपका नजरिया थोड़ा सा 6-12 मंथ है तो रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोड़ा रियल एस्टेट में जो बॉम्बे मार्केट को काफी अच्छे तरह से डोमिनेट करता है, उसके बाद अनंत राज जो दिल्ली एनसीआर मार्केट में काम करता है, प्लस इनकी जो डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, मेरे ख्याल से काफी अच्छे नंबर आपको सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, सेकंड हाफ में अच्छे नंबर आप उम्मीद करके चलिए, और पैसे सीमित है,
थोड़ा इक्विटी से निकलेंगे गोल्ड में जाएंगे, गोल्ड से निकलेंगे रियल एस्टेट में जाएंगे, तो आप उम्मीद करके चलिए कि ये डिमांड बनी रहेगी। और जो मेट्रो फोकस जो कंपनीज है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर और एमएमआर, आप उन कंपनीज पर ध्यान दीजिए। अनंतराज जो कि डेटा सेंटर का प्ले है, इस पर भी आप विचार करके चल सकते हैं। 6 से 12 महीने का आप समय आपको निवेश वाले नजरिया आपको रखना पड़ेगा इन शेयरों को लेकर। चलिए एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके लिए लेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मजबूती के बीच बाजार 25,946 के स्तर आज 26,000 के लेवल्स को भी निफ्टी ने टच बेस किया, वहां से वापस लौटा और अभी मजबूती और तेजी का कन्वेक्शन जारी। इसी तरह की तस्वीर आप बैंक निफ्टी में भी पाएंगे अच्छे खासे एक्शन के साथ। लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में ये बढ़त क्यों है, एक बड़ा सवाल है। ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ इंडिया विक्स में बड़े स्पाइक अप्स आए थे, इस वक्त भी स्पाइक है, करीब 3% की गेंस यहां पर फेयर इंडिकेटर में, लेकिन 11-12 के लेवल्स पे कंफर्ट जोन पर ही टिका हुआ। 58,053 के स्तर बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं और सेंसेक्स में भी करीब 550 अंकों की बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला है। लाइक्स ऑफ रिजल्ट बैक्ड एक्शन स्टॉक्स जैसे कि हम देख रहे हैं कोफोर्ज, यहां पर अच्छी खासी मजबूती, एब्सोल्युटली रिजल्ट का एक इंपैक्ट आता हुआ। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कई सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी जहां पर मजबूती है। अविनाश जी, एक टेक आपसे सीमेंट सेक्टर पर भी हम जानना चाहेंगे। एक तो सीजनलिटी फैक्टर का कोई असर इस बार सीमेंट पैक पर हुआ नहीं। सीमेंट की जब हम बात करें तो रिलेटेड प्ले रियल एस्टेट को भी टच बेस करना ही चाहिए, लेकिन अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट, लगभग लार्जर सीमेंट प्लेस हो या छोटी मजौली सीमेंट कंपनियां हो, मॉनसून के आसपास जो हर साल एक ट्रेंड होता है कि सीमेंट कंपनियों के प्रदर्शन में धीमापन होता है, वैसा इस बार नहीं हुआ। और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे सीमेंट स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रीसेंट चैनल चेक्स आपने भी पढ़े होंगे, कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर की चाल को आप? नहीं मानसी, ये पॉइंट एकदम वैलिड है कि देखिए पहला क्वार्टर नॉर्मली एक ड्राई क्वार्टर होता है और पोस्ट मानसून यानी अक्टूबर टू मार्च में आपको सीमेंट कंपनीज में पिकअप देखने को मिला है। बट इस बार मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा था, कंपनीज के नतीजे भी अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीजनैलिटी का फैक्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। और रही बात ग्राउंड लेवल के रिपोर्ट्स पे, तो देखिए प्राइसिंग सीमेंट कंपनीज के लिए काफी अच्छी हो रही है क्योंकि जो सप्लाई प्रेशर है वो काफी धीमा हो चुका है। उसलिए बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट्स है, साउथ में रैम्को सीमेंट्स है, हेडलबर्ग सीमेंट है, ये भी मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में तो अच्छा काम करेंगे, बट इवन सेकंड क्वार्टर शुड बी रीजनेबली गुड। प्राइसिंग गेन्स काफी अच्छे हो चुके हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो जिस प्रकार का कैपेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है प्लस कॉर्पोरेट कैपेक्स जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सीमेंट डेफिनेटली एक फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो इसका बेनिफिट मिलता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर जीडीपी ग्रोथ 6-6.5% का भी अनुमान अगर आता है तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको सीमेंट के कंजम्पशन में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक सीमेंट कैन बी अ गुड स्पेस टू पार्क मनी। इनिशियली मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ज्योग्राफिकली इनका रीच काफी अच्छा है, इनकी कैपेसिटी भी बड़ी है और ऑब्वियसली बड़ी कैपेसिटी और रीच का बेनिफिट इनको इनके फाइनेंशियल्स में मिलता है। तो आई थिंक क्लियरली ये दोनों कंपनीज में थोड़ा थोड़ा अगर कोई निवेश करना चाहे और कम से कम एक साल भर का नजरिया रखे तो डेफिनेटली ये सेक्टर आने वाले 12 महीने में आउट परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो चलिए मजबूती है, यहाँ से फर्दर अपसाइड देखी जा रही है सीमेंट सेक्टर में। सुनील सर, गुड आफ्टरनून टू यू। मानसी दिस साइड, सीमेंट सेक्टर की ही तरह एक और सेक्टर है जहां पर अच्छा खासा एक्शन, और इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर से तो कई ज्यादा एक्शन हमने देखा है डिफेंस क्षेत्र में। और डिफेंस की जब बात करें, डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस दोनों को ही जोड़कर हम बात करते हैं। मौजूदा सरकार इस क्षेत्र की बेहतरी और विकास के लिए काफी कुछ कर रही है और इसका प्रमाण हमने देखा ही है। आए दिन हम देखते हैं ऑर्डर विन, स्वदेशीकरण, ये सारी चीजों पर अवेयरनेस क्रिएट करने की लगातार यहाँ पर बात कही जा रही है। सेक्टर को इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है और अब गोल्डमैन सैक्स जैसे ब्रोकरेज हाउसेस भी डिफेंस सेक्टर पर अपने आउटलुक्स पेश कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर की चाल को? नहीं, मेरा बुलिश व्यू है। क्या है कि वैल्यूएशंस में ज्यादातर वो दाम में ऑलरेडी ये फ्यूचर ग्रोथ जो है वो वैल्यूएशंस में है। तो अगर निवेश करना है तो दो चीज याद रखने की जरूरत है। वन, कि आप एक लंबी दिशा रखें, शॉर्ट टर्म में न निवेश करें। सो एटलीस्ट मेरे लिए 5 to 7 years, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और सीमेंट के ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी वक्त लगते हैं। तो फर्स्ट चीज है, इसमें शॉर्ट टर्म आउटलुक न ले,
बट ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, तो मीडियम टर्म। सेकंड बात है, जब आप निवेश करते हो ना, तो क्या होता है, आज फोकस होता है ज्यादातर आपको पब्लिक सेक्टर डिफेंस करनी है, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो आर्म्स और एम्युनिशन और इन सब चीजों में उनका एक हाई मार्केट शेयर है और ऑर्डर बुक की गवर्नमेंट से उनकी मिल रही है। मगर ग्रोथ पोटेंशियल अगर देखें तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करीबन 5 साल में दुगना हमारे एक्सपोर्ट्स 20-22 हजार से 50 हजार तक ले जा सकती है एक्सपोर्ट्स को। और ये एक्सपोर्ट्स में चीज क्या है, ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर की बात नहीं है, ये मॉडर्न डे वॉरफेयर, जैसे ड्रोन्स और यूएवीज, ऐसी चीजों में जहां पे हमने इंडो पाक की जो वॉर हुई थी वहां पे भी डोमेस्टिक कंपनीज के हाथ देखा था कि कैसे हमने आत्मनिर्भरता का उधर एडवांटेज उठाया। अब उसके कारण ना ही एशिया में, ब्राजील, साउथ अमेरिका में, बट इवन यूरोप में, क्योंकि नेटो अभी अपने आप डिफेंस को इंप्रूव कर रही है और ज्यादा बजट एलोकेशन कर रही है, तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो मॉडर्न डे वॉरफेयर में शामिल है, के लिए एक्सपोर्ट की ग्रोथ में बहुत भयंकर देखता हूं, एंड गवर्नमेंट की ऑर्डर तो है ही। तो पोर्टफोलियो बनाने में आप डिफेंस इंडेक्स देखें तो ज्यादातर पीएसयू डोमिनेटेड है, तो खाली डिफेंस इंडेक्स के बेसिस पे आप ना इन्वेस्ट करें, बट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 15-20 कंपनीज की करें, जहां पे आप शायद आधा प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान दें और आधा पब्लिक सेक्टर, जिनका एक नोन चीज है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलेंगे और ये सब मिलेंगे। तो ऐसे अगर बिल्ड करेंगे और लंबी अवधि की एक टाइम फ्रेम रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिटेबल लग सकता है। और फाइनली, क्योंकि वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा थोड़ी रिच है, आप एक स्टैगर्ड तरीके से निवेश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जब किसी और सेक्टर में रुझान आती है तो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्टैगर्ड अप्रोच इज अ बेटर अप्रोच। एब्सोल्युटली। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए, 3 तो बज चुके हैं, तो मार्केट एट 3 का भी वक्त हो गया हमारे से